90 शोषित है। अच्छा। शोषितों ने ललकारा है। अच्छा। धन धरती और राजपाट में 90 भाग। हमारा जितना अधिकार आपका भारत देश पे है उतना ही अधिकार मेरा है। जितना अधिकार आपका हमारे लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक आपका है उतना ही अधिकार परसेंट वाले 90% पे जो कुंडली मार के बैठे हैं अब उन्हें हमें हमारा अधिकार वापस करना। हम किसी छोटी जाति रविदास जाति के घर में जाके भोजन करें। अगर ये कोई कहता है पूरा बिहार में कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, आप उसको मेरे सामने में लाइए, हम 2 मिनट में साबित कर देंगे कि वो जातिवाद करता है। आप सभी को पता है कि बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, जातीय जनगणना का आंकड़ा भी आ चुका है और सब लोगों को पता हो चुका है कि बिहार में कितने जाति और कितने परसेंट उनका है और कितनी जनसंख्या है। ऐसे कहें तो अगर अति पिछड़ा की बात किया जाए तो सबसे आगे में कुल मिलाकर के अति पिछड़ा आगे हैं। और अगर मुख्य रूप से कहा जाए तो मुस्लिम की संख्या 17% है, यादवों की संख्या 14% है। तो आगे में सबसे आगे यही लोग हैं और इन लोग से ज़्यादा बात करना है इसलिए कि अगर 14% आरक्षण ये ऐसा पहले कहा गया था कि जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होगी उसकी हिस्सेदारी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस पर हम बात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ आज खुशबू राय हैं। सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? नाम तो आप बोल ही दिए, फिर से बोलिए आप। खुशबू राय नाम है। खुशबू राय का मतलब क्या हुआ? नहीं, जातिवाद नहीं करेंगे यार। नहीं, आपकी जाति पूछेंगे हम, आपका नहीं, जातिवाद नहीं करेंगे। खुशबू देखिए, हम जिनको जो समझना है वो समझ ले। हमारी अगर जाति अगर आप पूछिएगा तो हमसे पूछिए, ये पूछिए कि हम बैकवर्ड हैं कि फॉरवर्ड हैं। सर आज हम बैकवर्ड हैं। आज हम ऐसा इसलिए कहेंगे कि 100 में 90 शोषित है। शोषितों ने ललकारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। अच्छा, 90 भाग हमारा। उस पे बात करेंगे और वाकई आज ये साबित भी हो गया बिहार में कि 90 भाग हम लोग हैं। सही बात। आज ये साबित हो गया कि 90% हम लोग हैं तो हमारी हिस्सेदारी भी 90% होनी चाहिए। जिस जगह पे 10% वाले 90% पे जो कुंडली मार के बैठे हैं अब उन्हें हमें हमारा अधिकार वापस करना होगा। और आज लड़ाई विचारधारा की है। हम फिर से समझाएंगे दर्शकों को, फिर से करेंगे कि ये जातिवाद की लड़ाई नहीं है, ये पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे हमारी भी सीट होनी चाहिए। इस चीज की लड़ाई है। आप रहिए, हमें आपत्ति नहीं है। आप जितने हैं उस हिसाब से रहिए, लेकिन हम जितने हैं हमें उस हिसाब से जगह दीजिए और वो जगह अब हम लेकर रहेंगे। चलिए, इनकी बात ये है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि जब से जातीय जनगणना का आंकड़ा आया है तब से ये हो रहा है कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, जनसंख्या ज्यादा है तो मांग एक तरह से सही भी है, क्योंकि लालू यादव ने ट्वीट भी किया था इस चीज को लेकर कि जिसकी जितना ज्यादा संख्या होगी और जिसकी प्रतिशत ज्यादा होगी उसको उसके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा। तो उस पर बात तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि लोग अब जान चुके हैं कि उनकी कितनी जनसंख्या है, कितनी प्रतिशत है, तो उन्हें उनके हिसाब से उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जो भी नीचे दबे कुचले लोग हैं, शोषित वर्ग जो भी लोग हैं, उनको आज भी अधिकार नहीं मिला है। इस बात को आपको भी मानना पड़ेगा। लोकसभा के में अगर हम महिलाओं की बात कर ले, हम एक महिला है, इससे पहले हम महिला की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर ले तो आज भी 98% फॉरवर्ड है, मात्र 2% पे बैकवर्ड है। क्यों? जबकि बैकवर्ड 90% है और 98% जगह आप लेके बैठी हैं। इसका जवाब हमें देना पड़ेगा आपको। आ जाइए आप इसे। नॉर्मली लोकसभा में आज भी 90% फॉरवर्ड है और 10% बैकवर्ड है। जनसंख्या में हम 90% है और 10% की लड़ाई में मारामारी पिछले 70 साल से हम लोग कर रहे हैं। उसी 10% में मतलब आप लोग जानबूझ के हमें लड़ा रहे हैं 10% देके, जबकि हमारा जितना अधिकार आपका भारत देश पे है उतना ही अधिकार मेरा है। जितना अधिकार आपका हमारे लोकसभा से लेकर राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक आपका है उतना ही अधिकार मेरा है। सिर्फ आपके वोट से तो बनते नहीं है नेता, सिर्फ आपके वोट से तो राष्ट्रपति बनते नहीं है। हम भी वोट करते हैं तो जितनी भागीदारी आपकी है आपको तो मिल रही है हिस्सेदारी, लेकिन हमारी जितनी भागीदारी है हमें उतनी हिस्सेदारी अब तक नहीं मिली है, लेकिन अब देना पड़ेगा। और बहुत ही बड़ा काम, नेक काम पहली बार नीतीश कुमार और लालू यादव ने मिलकर, क्योंकि इन दोनों की सरकार है तो दोनों को क्रेडिट जाएगा। तेजस्वी यादव है तो उन्हें क्रेडिट जाएगा। बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि बिहार फिर से एक बार इतिहास लिख दिया कि जातीय जनगणना करवाने वाला और उसका रिजल्ट देने वाला। हालांकि और भी 2-3 राज्यों में भी जनगणना जाति चल रही है, लेकिन रिजल्ट सबसे पहले देने वाला बिहार है। और फिर से इतिहास में लिखा जाएगा कि सबसे पहले जातीय जनगणना को कंप्लीट करने वाला राज्य बिहार होगा। चलिए, कहीं न कहीं लोगों को जात पात में बांटा नहीं जा रहा है। देखिए, बांटा आपको क्या लगता है? पहले लोग नहीं बटे हुए थे। अगर पहले लोग नहीं बटे हुए थे तो एक बड़े
ऊंची जाति के दरवाजे पे छोटी जाति वाले जाते थे तो उसको अपने गिलास में पानी पीने क्यों नहीं देते थे? वो पहले की बात थी। नहीं, अभी भी जाइएगा ना समाज में तो अभी भी। अच्छा हमको बताइए, एक ब्राह्मण किसी छोटी जाति रविदास जाति के घर में जाके भोजन करेंगे? अभी की हम बात बता रहे हैं। अभी अगर कोई ब्राह्मण अगर ये कहते हैं कि अभी जातिवाद नहीं हो रही है तो हमें साबित करके दिखाएं। हम किसी ब्राह्मण को कहेंगे 5 ब्राह्मण हमारे साथ चले और एक रविदास और एक पासवान जो गाँव में रहते हैं, शहर वाला हाईफाई वाला नहीं, वो कुर्सी पर चांदी का चम्मच वाला का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम गांव के जमीनी स्तर की बात करें, हमारे सामने चले और उनके घर का उनके हाथों से भोजन ग्रहण करें, तब हम मान लेंगे कि उनके अंदर जातिवाद नहीं है और लोग जातिवाद नहीं करते। देखिए अगर ये कोई कहता है पूरा बिहार में कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, आप उसको मेरे सामने में लाइए, हम 2 मिनट में साबित कर देंगे कि वो जातिवाद करता है। कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो जातिवाद आज की डेट में नहीं करता। जब आप शादी करिएगा तो बेटी के लिए बड़ खोजिएगा अपने जाति में, अखबार में इतना इतना बड़ा बड़ा पोस्ट डलवाइएगा कि फलना जाति का होना चाहिए, गोरा रंग होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। आप क्यों नहीं कहते कि एक ब्राह्मण अपने बेटे का एक दलित की बेटी से शादी करवाएगा और कर भी लेता है लव मैरिज तो 13 दशा हो जाता है? ये बात को मानते हैं? मानते हैं। लेकिन ऐसा एक चीज सवाल है, जातीय जनगणना करने से लोगों को कितना फायदा है? अगर इसके जगह पर रोजगार की जनगणना बेरोजगारों की जनगणना कराया जाता तो कितना फायदा होता? देखिए अभी जातीय जनगणना हुई है, अब रोजगार की भी बात होगी। इसलिए बात होगी कि पहले पता ही नहीं था कि किस जाति के कितने लोग बेरोजगार हैं। अब ये भी पता चलेगा कि वाकई आरक्षण देने की जरूरत किसको है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं तो सिर्फ ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, नहीं। अगर कोई जनरल कास्ट में भी है और अगर वो आरक्षण के लायक है, अगर वो लाभ के लायक है तो उसको भी लाभ दिया जाए। कम से कम अब ये तो पता चलेगा, स्पेसिफाई हो पाएगा कि हाँ इस जाति के इतने लोग लाभ लेने के लायक हैं। डजन मैटर कि वो जनरल में है और ओबीसी में है या फिर बैकवर्ड है, फॉरवर्ड है, SC ST, कोई मैटर नहीं करता है। ये मैटर करता है कि किसी भी जाति के अगर इतने प्रतिशत 3% है, कोई 4% है, तो उन 4% में कितने ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज का लाभ लेने के लायक हैं। ये आसानी से आंकड़ा अब निकलना पॉसिबल हो जाएगा और उसके हिसाब से अब हर चीज दिया जाएगा, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो राजनीतिक में सीटों की बात हो, चाहे वो किसी भी स्तर की बात हो, चाहे वो पदाधिकारी बनना हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की बात हो। हर जगह अब ये उनके हिसाब से तय किया जाएगा कि किन जाति के लोगों को कितना देने की आवश्यकता है। पहले क्या था ना कि पहले ऐसे दे दिया जाता था, जिसका जैसे वो जो लपक लिया, कोई पैसे के बल पे ले लेता था, कोई पावर के बल पे ले लेता था। लेकिन अब क्या होगा कि इस जाति के लिए इतना सीट है तो कम से कम उसी के पास जाएगा ना जिसको मिलना चाहिए। ये तो नहीं ना होगा कि दूसरा जैसे पहले आता था राशन और ऊपर से लूट लेता था। कम से कम ये तो होगा ना कि चलो भाई अब इसको इतना देना है तो इसके पास जाएगा, अब उससे कम होगा ना। चलिए एक सवाल मेरा है कि 1931 में जातीय जनगणना हुई थी, उस समय से लोगों को कितना रोजगार मिला? लोगों का सवाल है ये, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 1931 में भी जातीय जनगणना हुई थी, उस समय भी रोजगार नहीं लोगों को मिला। ऐसी ही सरकार भरमाई, चाहे जिसकी भी सरकार हो, आरजेडी की हो, बीजेपी की हो, किसी की भी हो, लेकिन इसकी क्या गारंटी कि अभी रोजगार दे देंगे? देखिए एक चीज हम भी कहेंगे, देखिए 1931 में जनगणना हुई थी लेकिन उसको ये नहीं किया गया था, दिखाया नहीं, सार्वजनिक नहीं किया गया था। वो सार्वजनिक था उस समय, नहीं हुआ था, कभी हुआ ही नहीं है। जातीय जनगणना देश लेवल की अगर हम बात करें तो 2 बार हुआ है, 31 में भी हुआ, 11 में भी हुआ, लेकिन रिजल्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। सिर्फ आंकड़ा लोग बताते हैं कि इतना प्रतिशत हो सकता है, चाहे इतनी जनसंख्या थी। एक अंदाजा अनुमान दिया गया लोगों को, जिससे लोग अभी तक अनुमान ही लगाते आए हैं। इवन अब तक लोग अनुमान ही लगाते आए हैं कि इस जाति के इतने प्रतिशत लोग हो सकते हैं। लोगों को असल में पता नहीं था, पहली बार आज लोगों को पता चला है कि हम इतना प्रतिशत है। तभी तो आज सवाल उठ रहा है कि नहीं हम इससे ज़्यादा है, नहीं हम इससे कम है, नहीं हमको कम दिया गया है। आज पहली बार पता चला है तब ना लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो आप समझिए, आप कह रहे थे 31 की बात, 31 में हमारी जनसंख्या बहुत कम थी, लगभग 50-55 लाख की हमारी आबादी थी, पूरे भारतवर्ष की हम बता रहे हैं। लेकिन उस समय उसके हिसाब से रोजगार का सृजन नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमारी आबादी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है ना, पहले स्थान पे आ गए ना, चाइना को पीछे छोड़ दिए ना हम लोग, तो पहले स्थान पर आ गए। देश वही है, चीजें वही है, हालांकि बहुत सारी चीजों का सृजन हुआ है। हाँ, रोजगार की बात है, कुछ राज्यों में रोजगार नहीं है, रोजगार तो है अन्य राज्यों में तो है। देश लेवल की अगर हम बात करें तो आप जितने भी महाराष्ट्र चले जाइए, आप पंजाब चले जाइए, आप अमृतसर चले जाइए, आप जितने भी दूसरे झारखंड, बगल में झारखंड चले जाइए, रोजगार ही रोजगार है। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ ऐसे राज्य हैं जो रोजगार से वंचित है, चाहे वो बिहार राज्य क्यों ना हो, तो उसके लिए जिम्मेदार वहाँ की सरकार है, चाहे वो कब से नहीं हो। देखिए 2000 तक तो हमारे साथ झारखंड था, अगर हम बिहार की बात कर ले तब रोजगार का दिक्कत नहीं था, क्योंकि झारखंड में आपको भी पता है कितना खनिज संपदा है, कितना फैक्ट्री है, कितना क्या है, ये आप भी जानते, बताने की जरूरत नहीं। हाँ, 2000 के बाद जब हमारा बिहार अलग हुआ है, तब से अगर अभी तक की बात करेंगे तो लगातार तीनों लोगों की सरकार रही है।
एक दोषी नहीं है। 2000 से 2005 तक आरजेडी की सरकार रही है। 2005 में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बनी थी। 5 साल उन्होंने राज किया, नहीं आया, रोजगार नहीं आया। फिर 2010 में बीजेपी और जेडीयू बनता है, फिर नहीं आया। 2015 में ये जेडीयू और आरजेडी मिला के बनता है, फिर भी नहीं आया। बीच में वो टूट गया, इधर उधर गए दोनों लोग, पर पलटा पलटी हुआ, तभी नहीं आया। 2020 की अगर हम बात कर ले तो फिर बीजेपी जेडीयू एक हुए, लेकिन पूरे 22 सालों में 2000 से हम इसलिए बात बार बार कर रहे हैं कि 2000 में झारखंड अलग हो गया। अब पूर्ण रूपेण बिहार जो है रोजगार से वंचित हो गया, मतलब बिहार में कुछ बचा ही नहीं जब से झारखंड अलग हुआ। इसलिए हम 2000 से बात करें, क्योंकि उससे पहले था एक ऑप्शन। तो उस समय से लेकर अभी तक तीनों पार्टी की सरकार बनी है, लगभग तीनों पार्टी बराबर हिस्से में रहे हैं। ज्यादातर तो सबसे ज्यादा तो जेडीयू और बीजेपी रहा है, लेकिन आज तक किसी ने भी रोजगार का सृजन नहीं किया। तो ये सारे लोग दोषी हैं, एक लोग कोई ना नीतीश कुमार एक दोषी है, चाहे कि ये जितने पार्टी के लोग हैं जो सरकार लगातार बनाते आ रहे हैं वो सब दोषी हैं। तो सरकार दोषी है और रोजगार वाकई होना चाहिए। एक चीज़ और इसके साथ कहना चाहेंगे कि जितना जिम्मेदार सरकार है उतनी जिम्मेदार हमारी ये जनता है, जिसकी वजह से आज हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। आज आप बताइए, कोरोना आया था 2019 में, जब बात करते हैं कोरोना आया था तो सबको मार के भगा दिया गया था। सब जैसे तैसे पैदल साइकिल से रात दिन भूखे प्यासे आए घर पे, लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ वो एसी वाली गाड़ी भेजे और ये लोग उठ के चल गए। क्यों गए? उसी समय ये लोग तो लोगों की मजबूरी है ना, लोगों की मजबूरी जाना है वहाँ। अच्छा, जब कोरोना था मजबूरी था ना, लेकिन लोग गुजर बसर किए ना इसी गांव में रह के, इसी बिहार में रह के गुजर बसर किए ना। क्या लोग चाह लेंगे अपने जिद पे अड़ जाएंगे? बिहार सरकार किसी नहीं हमको यहीं पे करना चाहे, हम खेती ही करके क्यों नहीं रहे अपने बिहार में? पंजाब खेती करके नहीं जी रहा है, जी रहा है, लेकिन बिहार में नहीं, बिहार में इतना भी खेती नहीं है कि बिहार के लोग उस पर निर्भर हो सके। उसके लिए आप सरकार से मांग करिए ना। इतना बड़ा किसान भवन क्यों बनाया गया है करोड़ों का पैसा लगाकर? आप अपना अधिकार मांगिए ना। सबसे अगर ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत है तो बिहार में शिक्षा की। जिस दिन शिक्षा का लेवल अच्छा होगा, शिक्षा का स्तर अच्छा होगा, लोग शिक्षित होंगे, लोगों को पता चलेगा कि हमारा मूलभूत अधिकार क्या है। जैसे आज लोगों को पता चला ना हमारा जाति का परसेंटेज कितना है। आप देख लीजिएगा आने वाले 6 महीने में हर आदमी खड़ा होगा ये बोल के कि हम इतना है और हमें इसका अधिकार चाहिए। पहला एग्जाम्पल कल ही देखने को मिल गया था, आरजेडी के गेट पे मुस्लिम पहुंचे हुए थे और वो कह रहे थे कि हम 17% है, हमें इन चीजों में काम मेरा नहीं हो रहा है और अगर नहीं होगा तो हम 25 में आपको दिखा देंगे। कल कह रहे थे, सही बोल रहे थे, हाँ कल कह रहे थे। तो जब वो आ गया ना एग्जाम्पल देख लिए ना, तो आने वाले 6 महीने में बिहार में हर वो जाति है, कोई 5% है, कोई 3% है, कोई 8% है, वो उठ कर आएंगी और अपने अधिकार का बात करेंगी। तो आज जातीय जनगणना से वो अधिकार का बात कर रही है, कल वो शिक्षा का बात करेंगी और एक बार जब बिहार की जनता शिक्षित हो जाएंगी तो इनको मजबूर कर देगी बिहार में रोजगार लाने के लिए, बिहार में हर चीज़ ठीक करने के लिए। चलिए खुशबू जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, लोगों का ये भी कहना है कि लोग जाति के नाम पर लोग को बांट रहे हैं, बांट करके राजनीति कर रहे हैं। राजनीति करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, हम भारतीय हैं, भारत के लोग हैं हम, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, सभी लोग हैं, हमें जात पात में ना बांटा जाए, हमको रोजगार दिया जा सके। देखिए हम पहले भी बोले थे और एक बार फिर से आपके दर्शकों को और आपको बताना चाहेंगे कि हम पहले ही जाति में बटे हुए हैं। अगर जाति में बांटना नहीं रहता तो जाति बनाया ही नहीं जाता। जब बनाने के समय आपने नहीं सोचा तो आज गिनती करने में क्यों सोच रहे हैं भैया? बनाने के समय सोचते ना, जब आप सवर्ण बना दिए, शूद्र बना दिए, वैश्य बना दिए, उस समय आप नहीं सोचे थे कि जातिवाद दिक्कत करेगा आगे चल के? तो बनाने के समय तो आप इसमें आम पब्लिक लोगों का क्या योगदान है? ये लोग क्या से बनाया भाई? जो बनाया उसी का हम बात करें, वही लोगों को आज दिक्कत हो रही है जातीय जनगणना से। सबसे ज्यादा दिक्कत जातीय जनगणना से उन लोगों को हो रही है जो एक समय में सवर्ण दलित और शूद्र किया करते थे, उन्हीं को दिक्कत हो रही है। क्योंकि जातीय जनगणना जब से हुई है तो उन लोगों के पेट में इसलिए दर्द हो रहा है कि जो 90% पे कुंडली मार के बैठे हुए थे पहले से, तब उनको लग रहा है कि हमारे 90% में से 80% जाएगा उन लोगों के पास, हमको 10% में रहना पड़ेगा, तो दिक्कत हो रहा है। आप बताइए, जाति की बात करते हैं, आज बोलता है कि इतना जाति उतना जाति है। बिहार में 2% आया लगभग भूमिया ब्राह्मण का। ब्राह्मण और भूमियार के पास 39% जमीनें हैं। बाकी सब लोग झोपड़ी टांग के, कोई पन्नी टांग के रहने के लिए मजबूर है और आप हथियाए हुए हैं। इसका कारण भी कुछ समझते हैं कि शिक्षा का अभाव लोगों के पास है। शिक्षा, वो लोग पढ़ने लिखने में आगे है, इसलिए वो लोग ज्यादा धनी उनी है। शिक्षा का अभाव तो शुरू से, देखिए आज से नहीं, जब अंग्रेज
अंग्रेज हमारे देश पे राज कर रहे थे, इतिहास जानता है हर कोई, इतिहास पढ़ने की चीज़ है, ये कोई कही सुनी बातें नहीं है। जब अंग्रेज हमारे देश पर राज करते थे उस समय पढ़ने वालों में सवर्ण थे, जिन सवर्ण को जातीय जनगणना से सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब सवर्ण पढ़े लिखे थे तो जब अंग्रेजों को खदेड़ के भगाया पूरे भारत के लोगों ने मिलकर, तो जितने भी खतियान थे उनका संभालने का काम करते थे ये सवर्ण, जो कि पढ़े लिखे होते थे। और बाकी जो दलित होते थे, जो छोटी जाति से आते थे, जो दबे कुचले होते थे, उनको मजदूरी करवाया जाता था, खेतों में काम करवाया जाता था, पोछा लगवाया जाता था, बाथरूम साफ करवाया जाता था। जितने भी छोटी कामें होती थी, नीचे काम होती थी, वो सारा काम उनसे करवाया जाता था। तो उनके बाद सारा जो मेन अथी है, कागजात है, वो पहुंच गया किनके पास? इन सवर्णों के पास। उसके बाद लोगों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान लिखा, संविधान के अनुसार कुछ लोग पढ़े, कुछ लोग के बाद और लोग बढ़े, लोग धीरे धीरे अपना अधिकार मांगने लगे कि भाई सारा, क्योंकि आपको भी पता है कि जब कर नहीं देता था तो बुला के अंगूठा लगवाता था, और वो अंगूठा वाला पेपर इन्हीं सवर्णों के पास था। तो ये तो नहीं था कि वो सवर्ण को बेच दिए थे, मजबूर किया जाता था उनको अंगूठा लगाने के लिए। जो नहीं लगाता था यहीं के भारत के लोगों से ही बोल के भारत के लोगों को पिटवाने का काम करते थे अंग्रेज। ये तो कहानी लिखा हुआ है, किताबों में लिखा हुआ है, इतिहास इसका गवाह। अगर हम बोलेंगे तो कहिएगा हम ऐसा कह रहे हैं, ये इतिहास में लिखा है, इतिहास के पन्नों में लिखित है। कहीं ना कहीं आज भी जो है शिक्षा का अभाव और समाजों में है, नहीं है समाज में शिक्षा का अभाव। हम तो बोले पहले यहाँ का सबसे बड़ा कमजोरी एक ही चीज है, शिक्षा। जिस दिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जिस दिन लोग शिक्षित हो जाएंगे, लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा अधिकार क्या है, हमसे क्या छीना गया और हमको क्या मिलना चाहिए, खुद आवाज उठाएंगे और छीन कर लेंगे वो अधिकार, छीन कर लेंगे, बिल्कुल लेंगे। आप देखिए ना, धीरे धीरे लोग जो शिक्षित हो रहे हैं वो आ रहे हैं हर फील्ड में। भाई आप हर जगह जमाए हुए, आप लोकसभा में आप 90% सीट लिए हुए हैं, आप हाई कोर्ट में 90% आपके जज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में आपके 90% जज हैं। क्यों? बाकी सब नहीं है पढ़ा लिखा। दलितों में आज पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ओबीसी में आज पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, तो फिर क्यों नहीं बन पा रहे, क्यों नहीं बनने दिया? उस समय भी भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, उनको संविधान लिखने का, पूरा भारत का संविधान लिखने का हक दिया गया था, तो अभी तक दलित समाज से आते थे। तो उस समय वो एक पढ़े थे तो उन्होंने अपना अधिकार लिया ना। अब जितने पढ़े हैं उतना को अधिकार लेने का हक है, लेना चाहिए ना, उसके हिसाब से आरक्षण भी तो मिल रहा है। वही तो अब लेंगे। इसी की शुरुआत तो इस जातीय जनगणना से हुई है कि लोगों को समझ में आया है कि हम इतना है और हमको इतने के हिसाब से नहीं मिल रहा था। अभी तक तो देखिए, कोई व्यक्ति एक गांव कस्बा में रहता है तो जानता है कि अच्छा इतना बड़का टोला है, इतना वोट ई जाति के है, इतना वोट ई जाति के है। कुआं का मेढक जानता है कुआं का हाल, लेकिन उसको क्या पता कि पूरा बिहार में उसका जाति कितना है। लेकिन इस जाति जनगणना से आज उनको पता चल गया कि पूरे बिहार में हम कितने हैं, हमारी ताकत क्या है। कल को जब सांसद भी वो बनाएगा ना, तो उससे सवाल करेगा, डिमांड करेगा कि तुम एक्सेप्ट करो कि तुम संसद भवन में मेरी बात करोगे, तब हम तुमको सांसद बनाएंगे। अब पहले वो बोलते थे, अब जनता बोलेगी कि तुमको अगर हम सांसद बनाएंगे, तुमको अगर हम विधायक बनाएंगे, तो तुम पहले ये दावा करो, तुम पहले ये डिमांड एक्सेप्ट करो कि तुम संसद में, तुम राज्यसभा में, तुम लोकसभा में हमारी बात रखोगे, हमारे लिए लड़ाई करोगे, हमारे लिए आवाज उठाओगे, वरना हम 5% है, हम किसी और को भी बना सकते हैं। ये बोलने की ताकत आ गई है आज हर वो दबे कुचले लोग में, जिनको कल तक ये नहीं पता था कि राजनीति क्या होता है, जिनको कल तक ये नहीं पता था कि हमारी संख्या कितना है, जिनको कल तक ये नहीं पता था कि हमारा अधिकार कितना है। एक जातीय जनगणना ने सारे लोगों में भूचाल मचा दिया है।